والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام صدق الله العظيम। उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाएं। और वही रहमान है जिसने कुरान सिखाया और उसी ने इंसान को पैदा किया और उसी ने बोलना सिखाया। आफ्ताब और महताब मुकर्ररा हिसाब से हैं और सितारे और दरख्त दोनों अल्लाह को सजदा करते हैं।
जिसकी हर लहर है तो याद हो कोई सानी है कोई सानी करूँगा जनाब मोहम्मद अली साहब को ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। एक दफ़ा दुरूद पाक सब पढ़ लें। क्या मैं तुम्हें बताऊंगा कितना बड़ा हुसैन है। क्या मैं तुम्हें बताऊंगा कितना बड़ा हुसैन है। तौहीद जिस पे है खड़ी वो आसरा हुसैन है। तौहीद जिस पे है खड़ी वो आसरा हुसैन है। मैं हूँ खुदाए मुस्तफ़ा और ये मेरा हबीब है। मेरी जान से देखिए इसे कितना मेरे करीब है। कितना मेरे करीब है। मेरा वजूद है अली मेरी ज़ुबान हुसैन है। मेरा वजूद है अली मेरी ज़ुबान हुसैन है। क्या मैं तुम्हें बताऊंगा कितना बड़ा हुसैन है। कितने संगीन वक्त में तुमने अली अली किया। हाथों में थाम के अलम मातम गली गली किया। मातम गली गली किया। मेहमान आज तुम हुए और मेज़बान हुसैन है। मेहमान आज तुम हुए और मेज़बान हुसैन है। क्या मैं तुम्हें बताऊंगा कितना बड़ा हुसैन है। तौहीद जिस
पे है खड़ी वो आसरा हुसैन। एक दफ़ा फिर दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। मज़ीद आगे चलने से पहले थोड़ी सी 2-3 गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी थी। रिजवा की नई एग्जीक्यूटिव बॉडी इस कलील अरसे के अंदर अपनी मुकम्मल एफर्ट के साथ आप लोगों के लिए काम कर रही है। अपनी टीम जो कि इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, जनाब सदर सैयद तनसीर बुखारी साहब की सदारत शबाना रोज़ बात की खिदमत के लिए काम कर रही है। हम इससे पहले कि थोड़ा सा आगे चले एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। 27 मार्च 2022 को नई एग्जीक्यूटिव बॉडी ने टेक ओवर किया चार्ज। हमने FTO साहब के जो एडवाइज़र हैं माजिद कुरैशी साहब, उनको अपनी बाथरूम के अंदर बुलाया। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी हमारे पास तशरीफ़ लाए। फिर उसके बाद FTO ऑफिस भी हम लोग गए, FTO के साथ भी हमने मीटिंग की। फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ हमारी बड़ी सक्सेसफुल मीटिंग हुई। फिर उस मीटिंग के अंदर सैयद तनसीर बुखारी साहब हमारे प्रेसिडेंट ऑलरेडी ग्रुप के अंदर ये शेयर भी कर चुके हैं कि आप लोगों से गुजारिशात मांगी कि जो प्रॉब्लम्स आपको पेश आ रही हैं किसी भी फोरम के ऊपर, यानी आपका इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, आप SCCT, आपका रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, किसी भी फोरम को आपको जो भी प्रॉब्लम पेश आ रही है आप हमें वो प्रॉब्लम इन रिटर्न हमारे साथ शेयर कीजिए। क्योंकि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट शायद हम इस चीज़ को इतना उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है हमें, तो मीटिंग के बाद ये पता चला वो इन तमाम इदारों के साथ एक लाइसेंस का काम कर रहा है। जो भी प्रॉब्लम पेश आ रही है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट उनसे उनके ऊपर चीज़ें करवा रहा है। उसकी बेसिक वजह ये है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ये चाह रहा है कि हमारा जो इंडेक्स है पाकिस्तान का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर वो टॉप लेवल के ऊपर चला जाए। वो इस वजह से तमाम इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अजी थोड़ी सी ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। हमने ये हमारी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने मीटिंग की, उनके सीनियर स्टाफ के साथ हमारी मीटिंग हुई। साउंड प्लीज़ इसका। अच्छा ये फिर FTO साहब के ऑफिस में हमने FTO साहब के साथ बड़ी हमारी सक्सेसफुल मीटिंग हुई। FTO की कमेटी भी हमने लदर से फॉर्म की। FTO साहब ने खुद अपने हाथों से उनको सर्टिफिकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए। अच्छा इसी इवेंट के अंदर सैयद तनसीर बुखारी साहब का FTO चैनल ने इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया था, वो भी शायद आप लोगों ने देखा होगा। फिर उसके बाद जनाब सदर ने अपनी सदारत की खुशी में आप लोगों के लिए एक डिनर का इंतज़ाम भी किया था। फिर उसके बाद FTO के अलावा चेयरमैन ट्राइब्यूनल और उनके मेंबर्स की मौजूदगी में हमने सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन के ऊपर भी एक मीटिंग कंडक्ट की। इंशाल्लाह ताला वो प्रोग्राम भी जल्दी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये इवेंट जो मेंबर्स उसमें शरीक थे आपको अच्छी तरह याद होगा, यादगार इवेंट था जिसमें जनाब प्रेसिडेंट साहब की जो सदारत की खुशी में उन्होंने तोकीर एंड तनसीर लॉ एसोसिएट्स ने जो आपको डिनर दिया था। ये फिर माजिद कुरैशी साहब और चीफ कमिश्नर साहब हमारी बार में तशरीफ़ लाए थे। हम लोगों ने टेक ओवर किया था, ये उस दिन के कुछ आपके लिए हमने चीज़ें रखी थी। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी हमारे बार में तशरीफ़ लाए थे, उनकी मौजूदगी में स्टैंडिंग कमेटीज़ के जो हमने सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। Excellent, Asif. He is doing his own level best. That is the professional way. मैंने इसलिए आपको इंटरप्ट किया है। Excellent, Asif. Well done.
मैं मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हुए जनाब एक्स प्रेसिडेंट राशिद इब्राहिम साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और AGM के हवाले से अकाउंट्स प्रेजेंट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको बहुत मुबारक हो ऑफ टेकिंग ओवर द चार्ज। बहुत ज़बरदस्त मेरे ख्याल में आपने भी जो दिखाया बहुत ही अच्छा काम माशाल्लाह कर रहे हैं। वी हैव ऑल विशेस फॉर यू एंड ऑल द सपोर्ट दैट वी कैन प्रोवाइड एज अ मेंबर ऑफ दिस पार्टी। मेरे ख्याल में जब हमने बार का चार्ज संभाला तो हमने उसके फ़ौरन बाद एक मीटिंग की, एग्जेक्टिव की, और हमने एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई और उसमें हमारा ये ख्याल विद लेटेस्ट नॉलेज एंड डेवलपमेंट्स इन द प्रोफेशन और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना बार की और उसकी बार रूम्स को, बुक्स को, उसको बेहतर करना, क्रिएटिंग कोऑपरेशन amongst the bar members and resolving genuine problems. Genuine problems मेरा बड़ा ज़रूरत रहता था हमेशा, और interacting and assisting the regulators and interacting with other bar members. लेकिन unfortunately जब हमने टेक ओवर किया वकील साहब से किया, लेकिन उसके बाद कोई प्रोग्राम हम effectively नहीं कर सके, except कि हमने कुछ जो उस वक्त उस कोविड की सिचुएशन में चलते हुए जो हम कर सके वो हमने किया। और हमने एक सहारा लिया कोविड, और उसमें क्योंकि वो डिसमिनेट हो गई बड़ा, हमें ये रात के IR कोड जो नया बनना था उसमें हम साहब और मैं दोनों मेंबर्स थे और हमने वो कोड बना दिया है और वो नया लॉ होगा, कभी होगा लेकिन और ज़्यादा रिलायंस होगा और अपने क्लाइंट्स तरीके से कर सकेंगे। उन्होंने मिन्नत है हमेशा से ये हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। ये मैं 2 साल के अकाउंट्स आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ दिसंबर। तेरे आने की खबर ना आ सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी। तेरे आने की खबर ना आ सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी। हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तेरे बिन वीरान है ये रास्ते, तेरे बिन वीरान है ये रास्ते। पहाड़ों की कसम हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ। थैंक यू वेरी मच। जी इससे पहले कि आप प्रोसीडिंग को बजट फाइनेंस की तरफ लेके जाएं, एक चीज़ आपकी रह गई है तो बीइंग दोबारा कितना साल गुजरा है, जी, मैं please। बताना चाहता हूँ नेक्स्ट सेशन के लिए आप ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करा वो ताकि AGM की जो प्रोसीडिंग है वो मुकम्मल हो और फिर आप थैंक यू भाई साहब। जनाब अब हम अपनी प्रेजेंटेशंस का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब यूसुफ हारून साहब को कि वो सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज के लिए प्रेजेंटेशन आपके सामने स्टार्ट करें। साहब से बिफोर के यूसुफ अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें, AGM को कंक्लूड करते हुए पीटर साहब राइज बिफोर द बार फॉर अनदर ईयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तमाम
कोरम पूरा है, आपसे रिक्वेस्ट करता है कि हमारे आ भी है ना, तो आपने क्या एहतसाब किया सर? सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्सेप्टेंस। नाउ द कोरम। इकबा तंसीर बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल इकबा आसिफ साहब, एक्स प्रेसिडेंट वकील बुखारी साहब, लैंड स्पीकर्स मिस्टर हबीब फखरुद्दीन साहब, राशिद इब्राहिम साहब, respected and honorable members of Rawalpindi Islamabad Tax Bar Association, ladies and gentlemen. First of all, I would like to highly appreciate the efforts of the management of the RITBA, who have arranged such a nice and marvelous program on the tax updates. And I would like to appreciate the members who have came all around from far away areas of Rawalpindi and Islamabad and Kaladang और दूसरे एरिया से जो बारिश और इस मुश्किल हालात जो अभी यहाँ तक आए। So a big round of applause for all of you. मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होगी। एक ICT टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस है, उसमें जो चेंजेस आई हैं थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022, और सेकंड पार्ट जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के रिलेटेड होगा, जो पंजाब फाइनेंस सेल टैक्स एंड सर्विसेज एक्ट 2012 है, उसमें जो चेंजेस आई हैं थ्रू पंजाब फाइनेंस एक्ट 2022 के लिए। और एक ओवरव्यू में देने की कोशिश करूँगा कि जो प्रोविंशियल रजीम्स हैं उनके टैक्स रेट्स के ऊपर टाइम को मद्देनजर खाते रखते हुए कोशिश करूँगा कि दोनों स्टैट्यूट्स को हम डिटेल में कवर करें और जो ओवरऑल जो है वो टैक्सेशन की जो रेट्स हैं वो हम आपसे शेयर करें। जहाँ तक ताल्लुक है ICT टैक्स एंड सर्विसेज ऑर्डिनेंस का, तो इसमें तीन बड़ी चेंजेस आई हैं। एक जो चेंज है वो होटल्स और मोटल्स की डेफिनेशन को काफ़ी एलोबरेट किया गया है और FBI ने कोशिश की है कि जितने भी इससे रिलेटेड जो हैं सर्विसेज हैं वो कवर हो जाए। सेकंड जो बड़ी चेंज है वो रेट है, वो टैक्स रेट जो है वो स्लैश किया गया है 16% से 15% पे। और तीसरी बड़ी जो चेंज है वो है एक SRO आया है 251, जिसने रिज़ाइन किया है 7 मल्टीपल SROs को। उस इन SROs की रिज़ाइनमेंट से क्या इफेक्ट आया हम इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहली चेंज जो ICT टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस में आई है वो होटल्स, मोटल्स, गेस्ट हाउसेज और इससे रिलेटेड जितने सर्विसेज हैं उसको जो है वो टैक्स नेट में लाने की कोशिश की गई है। और ये हमेशा से कोशिश रही है FBI की कि जितने भी इससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो कवर हों। पहले तो इसमें बिफोर फाइनेंस एक्ट 2022 ये कुछ जो सब हेडिंग जो है वो उन्होंने मेंशन की थी, लेकिन उससे कुछ जो है वो सब हेडिंग ओमिट हो जाती थी। इसमें तो जो सबसे बड़ा इन्होंने काम किया वो ये किया कि जो HS कोड है, एक वो उसकी जो ब्रॉड कैटेगरी है उसको उन्होंने एड्रेस किया है कि जो 9801 जो कैटेगरी है वो कंट्रोलिंग जो अकाउंट है इन्होंने इसको एड्रेस किया कि इसके अंदर जितनी भी सर्विसेज होंगी वो सब की सब जो है वो इसमें फॉल होंगी, टैक्सेबल होंगी। इसके करने से आपका जो है ना वो जितनी भी इसके अंदर सब कैटेगरीज हैं वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। जैसे जो कॉफ़ी शॉप्स हैं वो बार बार को कंसिडर किया जाएगा कि टैक्स एक्ट में है या कि नहीं। इस तरह शामियाने हैं और जो ढाबा हैं वो बाकी स्टैट्यूट्स में ये लफ्ज़ आए हैं लेकिन इसमें नहीं थे, तो ये कोशिश की गई है कि ये 98.01 इस कैटेगरी के अंदर जितनी भी सब कैटेगरीज होंगी वो कोशिश की गई है कि वो टैक्सेबल हो जाएंगी। और इनका जो रेट है वो 16% से स्लैश करके 15% पे कर दिया गया है। टैक्स की प्रेजेंटेशन जो है ज़रा वो खुश होती है, लेकिन आपकी ज़रा सी वो तबाह के लिए ये मैंने शेयर किया कि वाइफ टू पूछी डार्लिंग डियर दिस कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग एज पर माई कमांड। शोर कहते हैं डार्लिंग इट्स अ कंप्यूटर नॉट योर हस्बैंड। जो सेकंड जो मैंने आपको बताया जो चेंज है वो रेट्स को स्लैश किया गया है और जो शेड्यूल है ICT टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस का उसमें तमाम की तमाम यहाँ पे उन्होंने जो सीरियल नंबर्स हैं वो मेंशन किए हैं और एक्सेप्ट 3 सीरियल नंबर के 3 सर्विसेज के सीरियल नंबर 6, 11 और 42। इन 3 सर्विसेज की कैटेगरीज के अलावा जितने भी सर्विसेज हैं इस शेड्यूल के अंदर उन सब के रेट को
जनरली जो है ना वो नॉर्मलाइज कर दिया गया है, नॉर्मल रेट पे 15% पे ले आए हैं। 16% से स्लैश करके 15% रेट होगा सब सर्विसेज का, एक्सेप्ट 3 सर्विसेज के जो कि जो सीरियल नंबर 6, 11 और 42 पे एग्जिस्ट करती हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये 3 सर्विसेज कौन सी हैं जिन पे जो 15% का रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। इन 3 सर्विसेज में एक सर्विस है जो है वो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रॉपर्टी डेवलपर्स एंड प्रोमोटर्स। सेकेंड है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर एंड IT बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स। और थर्ड कॉल सेंटर है। इन 3 के अलावा बाकी जितनी सर्विसेज हैं ये आप बोलो हम समझ लें कि सब की सब आप जो है वो नॉर्मल टैक्सेशन में हैं, कोई स्पेशल और रिड्यूस रेट नहीं है और 15% पे टैक्स होंगी। जबकि ये 3 सर्विसेज जो हैं ये इनके स्पेशलाइज्ड रेट्स हैं। जो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रॉपर्टी डेवलपर्स एंड प्रोमोटर्स हैं ये ओरिजिनली इनका टैक्स था 100 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड रेट पे ओरिजिनल जो था उस पे आ गया है, अब ये एक्स्ट्रा टैक्स होंगे। सेकेंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर एंड IT बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स। इस जो कैटेगरी में मुख्तलिफ टाइम्स पे मुख्तलिफ SRO से चेंजेस आती रही, 16% से 5% पे गया, फिर 0 रेट पे आए। अब ये सर्विसेज जो है वो 5% पे टैक्सेबल है विदाउट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। थर्ड जो सर्विस है वो है कॉल सेंटर की। कॉल सेंटर जो है उनको 17% से रिड्यूस करके 16% रिड्यूस करके 5% पे आप टैक्सेबल होंगी। इन 3 सर्विसेज के अलावा बाकी सर्विसेज जो है वो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स 15% पे टैक्स होंगी। अच्छा, जो थर्ड जो मैंने आपको कहा कि जो चेंज आई है ICT टैक्स एंड सर्विस ऑर्डिनेंस में, वो ये SRO के थ्रू है जो कि SR 251 है। इसने 7 SRO को रिजाइन किया है और इनकी वजह से जो चेंजेस आई हैं सर्विसेज पे वो ये यूनिट स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आर कवर्ड अंडर द शेड्यूल डायरेक्टली, सो देयर वाज नो नीड टू हैव दीज SROs, देयरफॉर दीज SROs आर रिजाइंड इट। तो मैं तो थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये टैक्स है उस SRO का, SR 251 का। अब ये मैं कुछ फर्दर आपको एक्सप्लेन कर दूं आपके नॉलेज के लिए कि जो SRO प्रॉपर्टी डीलर्स कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं उसको चेंज किया गया और ये जो रिजीम है डेवलपर्स की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। इनिशियली दिस सर्विस वाज टैक्सेबल अंडर 3 कैटेगरीज जो ICT टैक्स ऑर्डिनेंस में है। वो एक कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के नाम से है, सीरियल नंबर 5 पे। सेकंड जो है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डेवलपर्स एंड प्रोमोटर्स और थर्ड जो है वो है प्रॉपर्टी डीलर्स एंड रियल्टर्स। तो ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन सर्विस का सेक्टर है उसमें 3 जो है वो सर्विसेज के कैटेगरी में फॉल करता है। इसमें जो चेंजेस आती रही हैं वो सबसे पहले जो है वो इनिशियली जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं उनको 16% से रिड्यूस करके 5% पे लाए और ये SRO 495 जो है 2016 में आया था उसमें ये चेंज आई थी। इसके बाद सेकेंड टाइम 2020 में 0% कर दिया गया था इस सर्विस को। इसी तरह से सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रॉपर्टी डेवलपर्स एंड प्रोमोटर्स, इसमें भी जो इसका रेट था नॉर्मल उसको 0% किया गया। 2020 में आपको याद होगा कि 2020 में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, फेडरल गवर्नमेंट ने, और उसको अलाइन करते हुए इनकम टैक्स में बहुत चेंजेस आई थी और उसके साथ साथ जो है सेल टैक्स में भी काफ़ी रिड्यूस रेट्स आए थे। और उसी पैकेज के साथ जो मार्च 2020 में आया था कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो उसके साथ सेल टैक्स में जो रिलीफ दिया गया उसमें भी ये सर्विस जो है 0 रेटेड कर दी गई। थर्ड जो सर्विस है सर्विस प्रोवाइडेड बाय रियल्टर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर्स, उनकी सर्विस भी जो है वो 0% पे कर दी गई थी। अब ये सर्विसेज जो दोबारा जो है सबकी सब नॉर्मल रेट पे आ चुकी हैं। ये पॉलिसी मेकर जो हमारे FPR में वो किसान पॉलिसी मेकिंग करते हैं और कैसे पुअर्स को रिलीफ दिया जाता है, आप उसको बेहतर देखें। जो चेंजेस आई हैं SRO 495 के जरिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज सीरियल नंबर 5 और डीलर एंड रियल्टर्स, इन दोनों सर्विसेज को 0% पे किया गया था और अब वो दोबारा जो है वो 5% पे 15% में चली गई हैं। थर्ड जो कैटेगरी है डेवलपर्स एंड प्रोमोटर्स की, ये अपने नॉर्मल रेट पे दोबारा आ गई है। दूसरी जो चेंज जो आई है SRO के चेंज होने की वजह से वो IT एंड IT इनेबल सर्विसेज हैं। IT एंड IT इनेबल सर्विसेज जो हैं इसको जो है इनिशियली दे वर अंडर 16% रेट
फिर SRO 781 जो आया उसने चेंज किया SRO 495 को, और जो सर्विसेज का रेट था वो 16% से रिड्यूस करके 5% किया गया। और इस SRO में जो वर्डिंग यूज हुई थी वो सिस्टम जो सर्विस प्रोवाइड बाय सॉफ्टवेयर एंड IT बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स, इसकी जगह IT एंड IT इनेबल सर्विसेज को ऐड किया गया था, और सर्विस का जो टैक्स रेट था वो रिड्यूस करके 16% से 5% पे कर दिया गया था। इसके बाद फिर एक और इसी सर्विसेज को एडजस्ट करने के लिए, फर्दर इसके स्कोप को इनलार्ज करने के लिए SRO 77 आया, जिसमें IT एंड IT इनेबल सर्विसेज को एक्सप्लेन किया गया डिटेल से। However, these SROs have been resigned through SRO 251, और अब ये IT एंड IT इनेबल सर्विसेज जो हैं वो 5% पे टैक्सेबल होंगी। सेकेंड कैटेगरी, जो एक और अहम चीज़ जो ICT टैक्स एंड सर्विसेज ऑर्डिनेंस में चेंज आई, वो एक्सपोर्ट ऑफ IT एंड IT इनेबल सर्विसेज के हवाले से थी। आपको पता है कि ये जो IT एंड IT एक्सपोर्ट की सर्विसेज हैं वो उनको एग्जम्पशन अवेलेबल थी, 100% एग्जम्पशन, और ये एग्जम्पशन अवेलेबल थी 2017 से लेकर 30 जून 2021 तक। इस पीरियड में 100% एग्जम्पशन अवेलेबल थी। IT एंड IT एक्सपोर्ट सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो सर्विसेज इनकी रिजीम को चेंज किया गया 2021 में, फाइनेंस एक्ट जब आया तो जो क्लास 3(1)A इंसर्ट की, जिसके तहत जीरो रेटेड कर दिया गया इस रिजीम को एक्सपोर्ट ऑफ IT एंड IT इनेबल सर्विसेज से। इससे उसके ऊपर ओवर टैक्सेशन पे इम्पैक्ट तो नहीं आया, लेकिन जो रिजीम है उसकी जीरो रेटिंग की वजह से उसको कंप्लायंस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। अब जो ये सर्विसेज हैं फाइनेंस एक्ट 2022 के आने के बाद भी ये एज इट इज़ हैं, जीरो रेटेड है, इनमें कोई चेंज नहीं है। ये भी आपकी एंजॉयमेंट के लिए, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं कि शादी से पहले इंसान किस तरह एंजॉय करता है, शादी के बाद क्या सोचता है। अच्छा, मैं ये एक कोशिश एक्सप्लेन कर दूं कि जो SRO जो है 251, जिसने रिजाइन किए हैं सेवरल SROs को, अब उनकी पोजीशन जो है वो चूँकि तमाम जो सर्विसेज मेनली एक्सेप्ट 3 सर्विसेज के वो नॉर्मल रेट पे चली गई हैं, इसलिए ये रिज़ाइन कर दी गई सर्विसेज। उनमें कौन कौन सी सर्विसेज शामिल थी SRO 495 में, तो उनका ओवरव्यू है। ये कंस्ट्रक्शन सर्विसेज तो ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पर्सनल केयर एंड ब्यूटी पार्लर, ये सर्विसेज भी इनिशियली 16% पे थी, SRO 495 से ये 5% पे आ गई थी। अब ये दोबारा जो है चूँकि रिज़ाइन हो गया SRO, इसलिए अब नॉर्मल रेट ऑफ 15% पे चली गई। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड बाय फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट्स एंड पैकर्स एंड मूवर्स, ये सर्विस भी जो है ना वो डिफरेंट रेट में थी, जैसे 5% और 100,000 पर बिल ऑफ लीडिंग विच एवर हायर, ये अब सब्जेक्ट टू 15% हो गई है, रेट नॉर्मल हो गया। इस तरह सर्विस प्रोवाइड बाय टूर ऑपरेटर, ये भी सर्विस जो है 495 SRO के अंदर ये 5% रिड्यूस रेट पे चली गई थी विदाउट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। अब SRO रिजाइन होने के बाद ये 15% नॉर्मल रिजीम में चली गई है। इसका सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स और सर्विस प्रोवाइडेड बाय हेल्थ क्लब जेम वगैरह, ये भी सर्विसेज 495 SRO के अंदर रिड्यूस रेट पे चली गई थी 16% से 5% पे, अब ये जो है फिर 15% पे आ गई है। इसी तरह से कुछ और सर्विसेज भी है जिनके यही इम्प्लीमेंट होगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय लॉन्ड्रीज एंड ड्राई क्लीनर्स, सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्रॉपर्टी डीलर्स एंड रियल्टर्स, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय कार ऑटोमोबाइल डीलर्स, ये सब सर्विसेज भी SRO 495 के रिजाइन होने की वजह से अब 15% पे टैक्स होंगी। तो दीज आर ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन ICT सर्विस ऑर्डिनेंस। और बिफोर लीविंग दिस आई थिंक वी शुड शेयर लतीफ़ा। किसी पठान ने छोटे कद की औरत से शादी कर दी। किसी ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया, तो पठान ने कहा मेरे वालिद साहब ने कहा था मुसीबत जितनी छोटी उतनी अच्छी होती है। I think you have enjoyed this brief presentation on ICT Tax on Services Ordinance. अब जो हमारी प्रेजेंटेशन का दूसरा पार्ट है वो पंजाब के रिलेटेड है। जो पंजाब स्टेट टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012, उसमें जो चेंजेस आई हैं, पंजाब फाइनेंस एक्ट
2022 के थ्रू। अब वो हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। वसल्लम दाइमन अला आमीन खैर कुल्ले आमीन। जो सबसे पहली चेंज आई है पंजाब फाइनेंस एक्ट के अंदर वो ये है कि इनपुट टैक्स की जो एडमिसिबिलिटी है इसके लिए एक लिमिट है जो कि बाकी स्टैट्यूट्स में भी है कि अगर आपकी परचेजेज जो है 50,000 या उससे एक्सीड करेंगी तो यू हैव टू मेक पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक। अब PRA में जो पंजाब फाइनेंस एक्ट में ये जो 50,000 की लिमिट थी पहले वो मेंशन थी, उसमें अब लोग थोड़ा सा मिस यूज करते थे टैक्स पेयर कि उसको ब्रेक कर देते थे इनवाइस को और वो पेमेंट 20,000 30,000 में कर देते थे टू अवॉइड द पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक एंड अवॉइड द डॉक्यूमेंटेशन। अब ये चेंज लाई गई है कि अगर आप ऐसी पेमेंट करते हैं जो ब्रेक करके कर रहे हैं और कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें, नाउ दे हैव ब्रॉट दिस चेंज कि आपकी अगर वो ट्रांजेक्शन जो है एक टेस्ट पीरियड के अंदर किसी एक वेंडर को अगर आपने 50,000 या उससे एक्सीड किए हैं तो सारी ट्रांजेक्शन को इकट्ठा किया जाएगा तो उसको इनएडमिसिबल कर दिया जाएगा। 16A में ये चेंज आई है। सेकंड बहुत अहम जो चेंज आई है वो है इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट के लिए। आपको पता है कि इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट जो है वो फेडरल में भी लिमिटेड है। वी कैन क्लेम अप टू 90% ऑफ द आउटपुट टैक्स। अब ये पंजाब में जो है इससे भी हार्श थी प्रोविजन और उसमें ये 80% ऑफ द आउटपुट टैक्स तक इनपुट टैक्स एडमिसिबल था। अब ये इसको इन्होंने रिलैक्स किया है और 90% ऑफ द अप टू 90% आउटपुट टैक्स ये आपको एडमिसिबल होगा। दिस इज इन लाइन विद द फेडरल स्टैट्यूट और टू रिलैक्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर। ये एक अच्छी अमेंडमेंट है। थर्ड जो अहम चीज़ है वो है लिमिटेशन ऑफ द असेसमेंट पीरियड। असेसमेंट पीरियड अभी जो प्रेजेंटली जो उसका टाइम पीरियड है it can be done within 8 years of the end of the tax period to which the assessment relates। अब इसमें जो चेंज लाई गई है वो ये किया गया है कि इसको कर्टेल किया गया है और 8 साल की जो लिमिट है उसको 5 साल पे लाया गया है। लेकिन वो इस तरह से किया गया कि जो पीरियड्स जुलाई 1, 2022 से पहले फाल करेंगे, जो असेसमेंट उन पीरियड से रिलेट करेगी उसके लिए वो 8 साल का ही पीरियड होगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल टैक्स पीरियड। लेकिन जो पीरियड जुलाई 1, 2022 के बाद फाल करेंगे, जैसे जून 2022 है, जुलाई 22 है या 2023 है, वो जो पीरियड्स हैं उनके लिए जो असेसमेंट की जो पीरियड है वो 5 ईयर्स होगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द टैक्स पीरियड फॉल्स। तो ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगा। असेसमेंट की जो पीरियड है, जो पीरियड फॉल करते हैं बिफोर जुलाई 1, 2022 उनके लिए असेसमेंट का पीरियड है वो 8 साल ही होगा। लेकिन जो पीरियड जुलाई 1, 2022 के बाद फॉल करेंगे उनके लिए पीरियड जो है वो 5 ईयर होगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द टैक्स पीरियड फॉल। एक और अमेंडमेंट जो आई है वो ये कहा गया कमिश्नर कैन डू इन राइटिंग कैन अपॉइंट एनी ऑफिसर टू प्रोसीड विद द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द टैक्स पेयर। तो इस जो चेंज से अथॉरिटी ने जो टैक्स रिकॉर्ड है उसके लिए पहले लिमिट जो थी वो 8 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड कि 8 साल तक जो है वो आपने रिकॉर्ड को रिटेन भी करना और प्रोड्यूस करने के भी जिम्मेदार होंगे। लेकिन इस अमेंडमेंट के तहत ये जो पेनल्टी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया गया है। अनऑथराइज्ड इश्यूज एंड इनवॉइस इन विच अमाउंट ऑफ टैक्स इज स्पेसिफाइड। ये एक अच्छी एडिशन है कि बाज़ अक्सर कुछ लोग ऐसे थे होटल और रेस्टोरेंट में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि वो सादा बिल लेके आते थे, उस पर टैक्स चार्ज किया होता था और आम लोगों को पता नहीं होता वो टैक्स। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो आप होटल में जाएं और आपको वो बिल दें जिसमें वो प्रॉपर इनवॉइस ना हो, आप टैक्स के कंसल्टेंट्स हैं सब लोग, तो आप उसको कर सकते हैं। अब बस सब कुछ थोड़ी सी रहेगी पेनल्टीज where a bank fails to for delays in attaching bank account। अब ये एक बड़ा ही ब्रॉडनिंग और इन्फोर्समेंट का एक बरियर उन्होंने लिया है, शायद ये बाकी स्टैट्यूट्स में नहीं है। अगर बैंक जो है वो बैंक अकाउंट अटैच नहीं करता
या वो डिले करता है तो उसके लिए बैंकर की पेनल्टी है 100,000 रुपीज़, लेकिन वो पीरियड जो कि जुलाई 1, 2022 के बाद हैं उनके लिए जो पीरियड है वो 5 ईयर्स होगा। लास्ट थिंग आई थिंक एग्जाम्पशन को भी ड्रॉ किया गया है। जो IT एंड IT रिलेटेड सर्विसेज हैं, इंटरनेट सर्विसेज हैं जो स्टूडेंट्स से पहले अवेलेबल थी, अगर उनका बिल जो है वो 1500 रुपये पर मंथ आता था, उस पर ये टैक्स रेवेन्यू होता था। अब ये एग्जाम्पशन भी ड्रॉ कर दी थी। This is all from my side. I am thankful to all of you for bearing with me. Thank you very much. है कि एक तो रितबा का डाटा बैंक बन जाएगा। अल्लाह ताला सबके घरों में खैर व आफियत रखे। भाई पेशेंट है, आप फेवर करें रादर देन के। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं प्रेसिडेंट साहब का थैंक यू करूंगी जिन्होंने हमें इस फोरम पे लाने के लिए काफ़ी मेहनत की। स्पेशल MOU साइन हुआ हम लोगों का, तिमार डायग्नोस्टिक्स का और आप लोगों के एसोसिएशन का, उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके अलावा सर आज का तो स्पेशल डिस्काउंट जो है वो सर ने कहा है कि आप 50% पे हम लोगों को दें, ताकि मेरे एम्प्लॉयज़ जो उनसे भी हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है वो ज़्यादा से ज़्यादा डायग्नोसिस इजीली हो सकती है उनकी। बिल्कुल जी। एक चीज़ मैं भूल गया, आज का जो डिस्काउंट है वो 50% है, यानी 2000 रुपये के टेस्ट 1000 रुपये में होंगे। तो मेंबर से रिक्वेस्ट है कि अपना हेल्थ चेकअप टाइम टू टाइम करवाते रहें। रितवा आपकी सेहत का भी ख्याल रखेगा। सर की जहाँ तक बात है हेल्थ चेकअप की, तो पाकिस्तानी हमारे समेत ज़्यादातर पाकिस्तानी हेल्थ चेकअप उस टाइम पे करवाते हैं जिस टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जबकि नॉर्मली आपको 6 मंथ्स के बाद अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए ताकि आपको टाइम टू टाइम पता चल जाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों के साथ। तो इसलिए स्पेशली हम लोगों ने यहाँ पर कैंप भी लगाया है और आप लोग इजीली आकर अपना हेल्थ चेकअप हमारे तिमार डायग्नोस्टिक की किसी भी ब्रांच पे आकर आप लोग चेक करवा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल मेंबर के पास एक पेपर लेके जा रहे हैं। हमारा जो रितबा का कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर हमारी एनुअल सब्सक्रिप्शन 1500 रुपये है। आज आप तमाम दोस्त ये गवाही देंगे कि 1500 रुपये का क्या हाल है। डॉलर कहाँ पे है, प्राइस एस्केलेशन चीज़ों की कहाँ पे है कि इधर अगर 3 या 4 डिशेस का खाना करना है तो तमाम असर व रसूख के बाद जाके आपको 3300-3200 रुपये में कॉस्ट करे एक चीज़। बार को ऑनर के साथ चलाना है, डेकोरम के साथ चलाना है। तो मैंने एजेंडा में डाल दिया था, हमने एग्जीक्यूटिव बॉडी ने, और एजेंडा में ये रखा था कि एनहांसमेंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन मैंने प्रपोज किया, मेरी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने किया इसको 3000 और 3000 फॉर द ईयर है, डिवाइडेड बाय 12 मंथ इज 250 रुपी। यानी मेरी जो गुजारिश है तमाम ऑनरेबल मेंबर से, वैसे तो मुझे जहांगीर साहब ने बता दिया है कि जितने हाजिर हमारे मेंबरान थे उन्होंने तमाम ने ऑलमोस्ट 100% ने, 1-2 मेंबर हैं, मैंने मैडम फायजा क्योंकि मेरी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने लिखा कि जी ये ज़्यादा है, उन्होंने पिछले 6 साल की फ़ीस भी नहीं दी है। तो लिहाजा हम कोई ऐसा सिस्टम करेंगे, हम मेंबर्स को डिस्करेज नहीं करेंगे, कभी भी डिस्करेज नहीं करेंगे, कोई इशू नहीं है। कोई फ़ीस नहीं देता हमारी सार आंखों पे, फ़ीस हमारी मजबूरी नहीं है। ये वो कम्युनिटी बैठी है जो साहिब माल है, साहिब माल, खुदा की रहमत, खुदा की बरकत। यानी अगर ये अपनी अलमारियों के कोट सिर्फ निकाल लें तो फी कोट 20-20, 50-50 हज़ार निकल आता है, जो साहिबान भूल जाते हैं रिटर्न्स के मौसम में और सारा। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट, बिसाइड्स द रिटर्न रिक्वेस्ट, बिसाइड्स द ऑल अप्रूवल, रेज योर हैंड फॉर सब्सक्रिप्शन for 3000. I raise my hand first of all. So, Mr. Cameraman, take a video. Here is the all quorum, 100% approve this increase, except 1-2-3%. No problem. They are also welcome. There is a big clap for this milestone achieved. मेरा सवाल है कि मैंने 2 साल पहले भी राशिद इब्राहिम साहब की खिदमत में गुजारिश की थी, more than 70% member have not paying their dues. पहले तो उसको रेगुलेट करें,
रेगुलेट करने के लिए मैंने कहा कि आप इसको रेगुलेट करें, लेकिन मुझे 2 साल में मैंने प्रेसिडेंट साहब की खिदमत में भी गुजारिश की, सेक्रेटरी खास की खिदमत में, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पहले उसको रेगुलेट करें, रेगुलेट ही नहीं हो रही तो उसका फायदा तो कोई नहीं। आपने सबको कह दिया कि जी ये 3000 किया जाएगा, सारे मंजूर है, ये गलत है, क्योंकि पहली चीज है रेगुलेट करना। अभी रेगुलेट 70% जो है 70% मेंबर अनपेड है, अनपेड 70% मेंबर है, 10-10 साल हो गए हैं। पहले अब उसको रेगुलेट करें, लोगों को चांस दें कि इसको रेगुलेट किया जाए। हाई कोर्ट बार की मेंबरशिप फीस देख ले, डिस्ट्रिक्ट बार की मेंबरशिप फीस देख ले, वहाँ पर आप फिर हमारे पास कानून मौजूद नहीं है। जब पूरे का पूरा हाल बैठा हुआ है, हाल के अंदर जो वरीज हैं, जो लोगों के व्यूज हैं, उसको सुना जाए। सुने बगैर आप कोई भी फैसला करेंगे हम उसकी कंडेम करते हैं। आपका व्यू आ गया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। एक भाई ने की है। अच्छा, अब गुजारिश ये है, इनका जो क्वेश्चन है, अब खामोश होकर बैठे मेरी बात सुन लें। अच्छा, अब इनका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, पर्टिनेंट। मैं जाहिद साहब से भी बैठी है फायजा तौसीफ आलम, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं 1000 दफा कहने को तैयार हूँ। विद इन 3 मंथ उन्होंने पूरे साल का कंट्रीब्यूशन इकट्ठा किया है। बिग क्लैप फॉर मैडम फायजा। जाहिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक दें बेटा, आए प्लीज आए। जाहिद साहब इज अवर एनसाइक्लोपीडिया माय ब्रदर। सिर्फ जो जाहिद सरवर कादरी साहब ने बात की, बिल्कुल इनकी वजाहत दुरुस्त है। ये पॉइंट इन्होंने उठाया हमारे टेन्योर में, लेकिन इनका ये कहना कि इसके ऊपर काम कोई नहीं हुआ, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि दिन टाइम मेरे साथ प्रेजेंट थे जनाब राशिद इब्राहिम साहब, हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी इसको उठाया। आपकी जो प्रपोजल्स थी वो ये थी कि जी कि इसको, जैसे दूसरी बार एसोसिएशन में एक तरीक़ाकार है कि सदर या सेक्रेटरी के पास इख्तियार है कि वो किसी की फ़ी को कम कर सकता है, वेव कर सकता है, तो उसके ऊपर कुछ आप इसको इस तरह काम करें। तो चूँकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने इसको छोड़ा ही एजीएम पे था। आपको याद हो, आप मेरे ऑफिस भी नहीं, मैं सर हो चुके दरमियान में ही आ गया ना, इसको यहीं पे वाइंड अप करना चाहते हैं कि चूँकि आज हमें जो हमने चार्ज दिया था वो भी इसी वजह से डिले हुआ कि बीच में फिर कोविड की एक वेव आ गई, तो हमने चार्ज 27 मार्च से दे दिया था नई बॉडी को। तो हमने ये सारी चीज़ें उस एजेंडे में रखी थी। आज भी मुझे तनसीर साहब ने जब बुलाकर, स्पेशली आप सब देख रहे थे, यही चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी थी कि एजीएम के हवाले से क्या चीज़ रह गई है। तो जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट थी वो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर नेक्स्ट सेशन थी, वो मैंने वहीं पे बता दी। सेकंड, मैंने उन्हें ये कहा था, शाह साहब जो भी बात सामने आएगी उसको हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। आपका पॉइंट, अगर आप जब एजीएम का सेशन चल रहा था उसमें इसको रेस करते तो ज़्यादा मुनासिब था, लेकिन अभी आपने किया, ये भी बहुत अच्छा है। मैं जो मौजूदा एग्जिस्टिंग बॉडी और जो मेम्बरान है, ये जो आपका जाहिद साहब एक तकाजा कह लें, एक डिमांड कह लें, ये आप ये जो बात आप कर रहे हैं आज, इसको आपने उठाया है, इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व होना चाहिए। अगर हाउस ये प्रूव करता है कि किसी के एरियर्स के लिए कोई स्कीम दी जाए, कोई एमनेस्टी दी जाए, तो हम उसके साथ हैं, हम उसको अपोज नहीं करेंगे। क्या साहब बाद में राइट हो गया। थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब। मैं वेलकम करूंगा हमारे सीनियर ने हमें अपनी सरपरस्ती का शर्फ दिया, आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। नाउ कंटिन्यू द हाउस। सिर्फ आखिरी बात ये करके मैं जाहिद साहब से अपना आसिफ री साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले स्पीकर को रिक्वेस्ट करें। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने फुल हाउस ने एक्सेप्ट सम आवर ऑनरेबल मेंबर्स, तमाम ने अप्रूव किया इस चीज़ को, थैंक यू वेरी मच। तो मेरी रात को मुझे प्रेसिडेंट साहब का एक वॉइस नोट आया और उन्होंने कहा जी आप कितना टाइम लेंगे, और वॉइस नोट एग्जैक्टली ये था कि आई एम सैयद तनसीर बुखारी, प्रेसिडेंट रावलपिंडी इस्लामाबाद ट्रांसफर एसोसिएशन, आपने सुबह सेल्स टैक्स एक्ट पे बात करनी है, तो आपको कितना टाइम चाहिए। तो आई वाज सरप्राइज, छोटा भाई तो है लेकिन बहरहाल आज तो प्रेसिडेंट है, तो मैंने कहा सर मुझे अगर आप, तो हमारे जो यंग
मेंबर बैठे हैं, के साथ साथ हम लोग नोटिंग करते जाएंगे। हम लोग से मुराद जो मेरे यंगस्टर्स हैं कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो इसके ऊपर नोट कर लेंगे और साथ मिल के पढ़ेंगे इसको। जब साथ मिल के पढ़ेंगे तो सबका फायदा होगा। तो सबसे पहले सेक्शन वाइज अमेंडमेंट्स को लेके चलते हैं। जो डेफिनेशन एक्ट में भी सेक्शन 2 डेफिनेशन है, इसमें जो सबसे पहली अमेंडमेंटेशन है IS2, LS2, JS2, ये गुड्स में फॉल नहीं करती, ये फॉल करती है सर्विसेज में। तो जाहिर है FPR की भी अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे देगा। इसी तरह एक उन्होंने 2 लाख का भी 2 लाख रुपए का भी रेट रखा है। उसके लिए वो एक अलग से SPG उस पे सेल्फ जर्नल ऑर्डर इशू करेंगे, जिसमें वो बताएंगे कि ये कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने 2 लाख रुपया देना है। इसी सब सेक्शन में एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है जो ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द अबव रेट्स ऑफ टैक्स शैल बी इंक्रीज्ड बाय एक न्यू सब सेक्शन इसमें ऐड किया गया। मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो ये कि देखें, हु विल डिटरमिन दैट ही इज़ अ रिटेलर और उस पर ये टैक्स लगता है। ये बड़ी अनडिफाइंड सी चीज़ है। उसकी वजह ये है कि जो मीटर हैं कमर्शियल, अगर कमर्शियल मीटर की हद तक महदूद रखें अपने आप को, कई जगहों पे मीटर लैंडलॉर्ड के नाम पे लगे हुए हैं या दादा परदादा के नाम के लगे हुए हैं, जो एक्टिव टैक्स पेयर भी नहीं होंगे अब तो, बल्कि दुनिया में कब्रों में होंगे, वैसे फिजिकली भी एक्टिव नहीं होंगे। आप ये कहें मुझे थोड़ा ये बड़ा समझ नहीं आ रही है कि ये सेक्शन ऑपरेट कैसे होगी। अगर इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि ये सब लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट एंगल है इसका। इसमें थैंक यू वेरी मच कि मैं एक दुकान लेके बैठा हूँ, मेरा जो बिजली का बिल है, मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है वो मेरे लैंडलॉर्ड के नाम है। अब वो मैं एज ए रिटेलर पहले IS को जाऊँगा, कितने लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपनी उस रिटेल शॉप तो की ट्रेडर्स के रेलिवेंट सवाल था जो उस मौजू से ताल्लुक। सर आपको 100 खून माफ है। ना कोई भी सेक्शन, सारे लायर्स भी बैठे हैं, मेरी बहन भी बैठी है, सारे उनके लिए नहीं, जो भी सेक्शन नॉट विद स्टैंडिंग से शुरू होता है उसका मतलब होता है इन द एक्ट द बोर्ड थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट may require class of person to integrate their invoice issuing machine with the board's computerized system for real-time reporting of sales tax sales in such mode and manner and from such date as may be prescribed। इसमें बड़ी डिटेल बात है, लेकिन तंसीर साहब ने कहा कि क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लेंगे, आप इसको नोट ना लिखने की वजह से रिटर्न पे भी, और जाहिर है उसी इनवाइस पे नहीं होते थे तो आगे रिटर्न पे नहीं होता था। अब उस NTN और CNIC के बगैर आपकी सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल हो जाएंगी। इसको उन्होंने सिर्फ लिमिटेड कर दिया है अप टू द एक्सटेंट ऑफ नॉन रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? जो मैन्युफैक्चरर से चीज लेता है, रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। इसकी डेफिनेशन इशू करेगा क्या? ए एनी पर्सन इंक्लूडिंग टियर 1 रिटेलर हु फेल टू रजिस्टर फॉर सेल टैक्स पर्पस। टियर 1 ने अगर अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, एज ए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करवाई जा सकती है थ्रू स्पेशल जज, जो कस्टम जहाँ हम लोग FIRs की जाके लोगों की जमानतें करवा रहे होते हैं। लेकिन इसमें जिस वक्त ये सेक्शन इंसर्ट हुआ 2 साल पहले, उसमें उन्होंने कहा द बोर्ड में इशू नोटिफिकेशन इन दिस बिहाफ। वो नोटिफिकेशन 2-3 साल नहीं आया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी स्किन को सेव करते हुए कि ये किस अहमक ने डाल दी कि जी अब FBR के ऑफिसर्स के खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी, तो उसको उन्होंने निकाल दिया खामोशी से। 33A जो है वो ओमिट हो गया। सेक्शन 47A अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इस इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस की गई है वो ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड कंडोनेशन ऑफ टाइम। होगी पहले था कि जी तौकीर की विदहोल्डिंग नहीं होगी, तंसीर साहब की होगी, इनकी होगी, इनकी भी होगी। प्रीएम्बल में ये लिखा था कि ये एक्सक्लूड है विदहोल्डिंग से। अब प्रीएम्बल अपनी जगह मौजूद है, एंट्रीज अपनी जगह मौजूद है, लेकिन 1 से लेके 8 तक निकाल दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? 1 पे थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 2 पे नेचुरल गैस, 3 पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सप्लाइड बाय पेट्रोलियम प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल रिफाइनरीज, सो एंड सो, वेजिटेबल घी,
ऊपर की दो को छोड़ दें, तीसरी को ज़हन में रखें, ऊपर वाली दो पे हमने डिस्कशन करनी है। वेजिटेबल घी एंड कुकिंग ऑयल जिनके क्लाइंट्स हैं एक्सक्लूजन भी अब ख़त्म कर दी गई है। इसी तरह में गोल्डी का थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने रिपोर्ट आपको दिया जाएगा, आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो बताया जाएगा। और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बड़ा पीसफुली मेंबर एक एक दो दो जाके अपने टेस्ट करवा रहे हैं। तो मैं कैमरामैन भाई से कहूँगा इन क्लिप्स को भी आप कैमरे की आंख में कैद। मैं आपको एक बात कहूँ, मैं बड़ा नालायक सा बंदा हूँ, मैं तैयारी नहीं करता किसी भी चीज़ की। खुदा की मदद हो जाती है, खुद ही नाजिल हो जाती है बात, और जो आता है वो कर गुजरता हूँ, अल्लाह मदद कर देता है। अभी जो मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ, मेरा एक है तो वो बार का नाम प्रॉब्लम करता है। इसी तरह की स्लाइड लगा के एक एजुकेशनल ट्यूटोरियल जैसे कहा जाता है वो दिया जाए तमाम मेंबर्स को, उसमें सीनियर्स भी आए, जूनियर भी आए, सब लोग आए। इनकम टैक्स रिटर्न और सेल्स टैक्स रिटर्न, क्योंकि पूरी की पूरी रिटर्न जो है वो पूरे ऑर्डिनेंस और एक्ट को रिप्रेजेंट करती है। मेरे एक छोटे भांजे हैं लाहौर में, उन्होंने एक दो बड़ी प्यारी बात की मुझे इम्प्रेस करने के लिए। मैं कहा बेटा रिटर्ने कर रहे हो? कहते नहीं मामू जी मैंने रिटर्ने छोड़ दी है, मैं सिर्फ लिटिगेशन करता हूँ। अच्छा भांजा है, डांट भी सकते हैं सब कुछ। मैं कहा बेटा तू तो मोहम्मद अली जिन्ना बन गया। मैं कहा मेरी जान रिटर्न बनाना मत भूलना, पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इसी रिटर्न के अंदर है। ये 20 सफ़ों की है या 10 सफ़ों की है। पूरा सेल्स टैक्स एक्ट उस सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर है। तो रिटर्न तो हमारी बैकबोन है, वी आर द ब्रेन ऑफ द कम्युनिटी, नॉट द लास्ट नॉट द लीस्ट। आप सब लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। अब मैं थैंक यू वेरी मच, करंट और फ्यूचर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये मेरा दोस्त जो है ना, तो आगे भी 50 मिनट बढ़ा दीजिएगा। मैं एक चीज़ रह गई थी, हबीब साहब ने जब मुझे कहा कि तनसीर 3 घंटे का ये काम है सारा, मैंने इनके घुटने पकड़े। मैं कोशिश ये करूँगा कि अपना अलॉटेड टाइम के अंदर काम ख़त्म कर दूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं स्किप करूँगा, ख़ास तौर पे कुछ मौजूद जो कि सेल टैक्स के अंदर। साथ साथ स्क्रीन भी देख लीजिए, मैं क्योंकि बोलने का ज़्यादा कम बोलूँगा और काम ज़्यादा करेंगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन डाली गई है जो कि मेरे लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है या जो बात की और एक साथ परेशान, उसकी मेन वजह क्या है कि वो रेडी रेगुलर चाहते हैं, बस जल्दी से कुछ काम हो जाए और मैं आगे चला जाऊँ। ऐसे नहीं हो। अभी तो कंप्यूटर का दौर है, बटन दबाएं और चीज़ें आ जाती हैं। हमें वो दौर भी याद है जब हर महीने टैक्सेशन आता था, पीटीपी आता था और उसका एक एक सफ़ा पढ़ा जाता था और फिर वो मेमोराइज किया जाता था। सॉरी सर मैं ज़रा डिट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत प्यारी बात कर रहे हैं, उम्मीद भी देनी है यंगस्टर को कि सारा इम्पॉर्टेंट बात है वो है। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर इसका रेट स्ट्रेट अवे 10% होगा अगर 300% से ज़्यादा इनकम होगी। और हमारे बार के मेंबर्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट शायद ना हो, कोई का दुका मेंबर्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, राज्य साहब के लिए, ऑफिस साहब के लिए, बाकी जनरल नॉट, लेकिन बट दिस इज द। लेकिन इस कैपिटल गेन्स क्यों डाला गया है कि इसके जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम टैक्सेशन है उसको अवॉइड करके उसकी तरफ से सारा कुछ इधर शामिल हो जाएगा। उसमें मैं भी पीछे जाके और मज़ीद तफसील से बात करूँगा। फिर इम्प्यूटेबल इनकम की वर्किंग बेस्ड ऑन टैक्स कितना पे किया फाइनल के ऊपर उसकी फाइनल से फिर उन चीज़ों को नहीं निकाला लाइक प्रॉफिट और नेट फाइनल नहीं है तो यहाँ से निकाला। एक्चुअली हुआ ये है, मैं बताऊँ आपको इसी तरह से इस पर भी टैक्स होता है, तो नॉट मच और रेट ऑफ टैक्स 10%। कुछ चीज़ें आप पढ़ते भी रहिएगा। इसी तरह ऑफशोर डिजिटल इज अ बिग इशू कि क्या फेडरल गवर्नमेंट ये टैक्स लगा सकती है या नहीं। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट टू दिस लीगैलिटी, लिहाजा इसको बड़े गौर से सुन लें। एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनरी मेंबर टैक्स पॉलिसी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद सुनी है
और उनका कहना ये है कि ये 25 लाख माइनस करके जो बाकी बचेगा उस पे आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, जो कि अब कॉन्ट्राडिक्टरी है। एंड लेट्स सी व्हाट दे एक्सप्लेन इन एक्सप्लेनेटरी सर्कुलर। नहीं देखें, आप पढ़े इसको। ऐसे ही 2.5 करोड़ देखें, वो कहता ये है कि 2.5 करोड़ तक एग्जेम्पशन है अगर आपके एसेट 2.5 करोड़ के हैं। ये कहाँ लिखा है कि वो माइनस करना है? खैर एनी हाउ दिस इज द पॉइंट, माय ओपिनियन एंड द लॉ मेकर्स ओपिनियन या आपकी ओपिनियन। हम आगे चलते हैं, लेकिन ये एक पॉइंट है जो कि आपने ध्यान में रखना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आपकी जितनी एलीट है उसके लिए ये सेक्शन बहुत बहुत अहम है, और हमारी बार में इससे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हो रहे हैं वो हाफिज इदरीस साहब हो रहे हैं। अच्छा, फिर क्लॉज एच एंड आई पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा। फिर आप बैठे जी कह रहे हैं आप भी बता रहे हैं, मैं फार्म हाउस वाले कुछ बैठे। अच्छा, ये आगे आके आ जाती है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, और जिस तरह मैंने आपको कहा कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन आप लोग भी पढ़ लें, लेकिन इसका जो निचोड़ है वो ये है कि इट नहीं होगा। एफएमडी, हमने ऊपर एफएमडी की बात की थी, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और हम आगे डेप्रिसिएशन, पुराना कॉन्सेप्ट आपको याद होगा 2020 के फाइनेंस एक्ट में उन्होंने चेंज की थी कि एडिशंस के ऊपर 50% डेप्रिसिएशन और डिलीशंस के ऊपर भी 50% डेप्रिसिएशन और एसेट्स एक्वायर्ड आफ्टर 1 जुलाई 2020। ये जरा कैपिटल एसेट्स सेट फॉर मोर देन 1 ईयर। आपको याद होगा कि जो मेन सेक्शन है 37(1) आम एसेट्स की बात कर रहा हूं मैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा और सिक्योरिटीज की बात नहीं कर रहा। बाकी तमाम एसेट्स बेचने के ऊपर अगर आपका रिटेंशन पीरियड 1 साल से ज्यादा था तो रेजिडेंसी सर्टिफिकेट बन जाता है, प्रोवाइडेड यू आर इन यूएई फॉर मोर देन 180 डेज। तो वो अगर टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, बाकी जगह पे ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ ये झगड़े शुरू होंगे। नहीं मतलब पूरा गल्फ, क्योंकि गल्फ में टैक्स है ही नहीं, इनकम टैक्स है ही नहीं गल्फ पूरे में, तो उस लिहाज से तमाम गल्फ के लोग जो हैं, जो पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, वो सारे रेजिडेंट पाकिस्तानी हो गए, और उनकी वहाँ के टैक्स सारे यहाँ एसेट यहाँ टैक्स हो। मैं थोड़ा आगे चलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। हाफिज साहब, इससे आप आखिर में किसी का 6,000, किसी का 3,000, किसी का 10,000 के आगे सब कमर्शियल बिल्कुल। अब वो लोग पिछले साल में कंफ्यूज कर रहे हैं कि हमने आप पिछले साल में रिटर्न नहीं देनी। मैंने कहा नहीं, रिटर्न ये अगले साल के लिए है, इसमें साल तो देनी है। मैं कुछ चीजें स्किप करना चाह रहा हूँ। स्टोर हो गया और साथ ही सेकंड ऑप्शन भी दिया हुआ है, वो भी है कि अगर उससे ज्यादा जी a maximum of imputable income work back from the final tax charge के बाद तो वो बाद में टैक्स पार्ट। और इसमें भी सवाल ये पैदा होगा कि वो 130 दिन में tax of 100 year and above in the ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਕੱਢਣੀ नहीं अच्छा, मोर और लेस प्रोसीजर वगैरह सारी चीजें वही है जो पहले थी। कोई टेक्निक कीजिए, किसी में 40 दिन में काम करना था, ये जो 20 दिन में करना था। असल इम्पोर्टेंट बात जो चेक की है वो क्या की है, वो ये की है कि एडीआरसी की जो कमेटी बनेगी उसके 3 मेंबर, 1 member will be the chief commissioner, जिसकी जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है।
दूसरा member will be nominated by the taxpayer out of the list of panel to be provided by the board. यानी बोर्ड के पास एक लिस्ट होगी पैनल की, उसमें से वो जिसको चाहे सिलेक्ट कर सकता है, सिवाय उसके कि जो उसका वकील ना हो। ठीक हो गया? और तीसरा मेंबर कौन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो ए और बी यानी चीफ कमिश्नर और मेरा जिसको मैंने नॉमिनेट किया, वो दोनों मिलके तीसरे बंदे को सिलेक्ट करेंगे अगेन आउट ऑफ दैट लिस्ट। ठीक हो गया? तो यहाँ पे एसेट्स की वैल्यूएशन करके डीम इनकम बना के और फिर उसके माइक अपने करीब करें, फिर उसके ऊपर वो टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या ये जो डीम इनकम, क्योंकि इनकम वो कह रहे हैं, इस इनकम को हम रिकंसिलिएशन में लेके जा सकते हैं? नहीं। एक बात हाफिज साहब प्लीज। नो। सेकंड जो क्वेश्चन है वो रिलेटिंग टू ये मैं यही क्लियर कर दूं ना, इससे ज़्यादा बेहतर तरीका का हल इसका जो है ना वो मैं बता दूं कि बेहतर ये है कि वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो अदर दैन रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उसको रेंटल शो कर दें, खुद ही रेंटल इनकम डिक्लेयर कर दें ताकि इनकम का भी बेनिफिट ले लें और इस वैल्यूएशन से बचें। कमेंट जब अबीब साहब के थे, अबीब साहब ने ये कहा कि जो भी प्रॉपर्टी जो आपने रेंट पे दी हुई है, अगर उसका रेंट भी BTL है तो वो भी उसमें उसको डीमिंग इनकम का टैक्स देना पड़ेगा। अब आपने उसका सोल्यूशन तो दे दिया, सर मैं इस पे एक और प्रपोजिशन दे रहा हूँ। मेरी सपोज 5 प्रॉपर्टी हैं, पांचों की पांचों अलग अलग सेपरेट किराए में, सबका किराया अलग अलग BTL है, लेकिन जब वो इनकम टैक्स की रिटर्न में जाएंगे वो क्लब, तो फिर वो वाली जो सिचुएशन है वो नहीं रहेगी। तभी मैंने हाल बता दिया कि इस इतनी लंबी एक्सरसाइज से बचने का बेहतरीन हल है कि अगर आपकी 2 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो वेकेंट है, जो इस सेक्शन में हिट हो सकती हैं, उसको आप रेंटल दिखा दें, अल्लाह खैर सकते। फिर दूसरा सर, आपने सेक्शन 65F और 154 के हवाले से बात की थी कि वो दोनों सेम थी, उनमें लकूना था। मैं अगर अब आपको ये बताऊं कि उसमें जो डिफरेंस था वो ये था कि एक जगह वो ये कहता था जहाँ एग्जेम्पशन है कि आपका बाहर से जो पैसा आए वो रेमिटेंस और थ्रू बैंकिंग चैनल आए, और जहाँ पे हाफिज साहब एक जगह वो जवाब कह रहा है कि 80% रेमिटेंस है जी 65F के अंदर जी, और 154A के अंदर जाके वो कहता था कि वो था ही रियलाइजेशन के ऊपर, तो वो 100% हो गया। तो फायदा क्या हुआ? 2 बातों में फर्क, मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। वो वैसे भी 65F जो है वो प्रैक्टिकेबल ही नहीं थी, वो सेक्शन डाल तो दी थी लेकिन वो काबिल अमल थी ही नहीं। दूसरा सर, ये जो इन्होंने नया कंसेप्ट दिया है ट्रेडर्स के ऊपर कि वो टैक्स लेंगे, यहाँ एक बात है कि सेम चीज़ इन्होंने सेल्स टैक्स में भी इंट्रोड्यूस कराई है और इनकम टैक्स में भी इंट्रोड्यूस कराई है। तो क्या दोनों जो लॉज उनके साथ अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा? नो, देखिए बात ये कि सेल टैक्स में तो उन्होंने चार्ज कर दिया, उसके नीचे प्रोवाइजो नहीं दिया, लेकिन इनकम टैक्स में जब इसकी चार्जेबिलिटी डाली तो उसके नीचे प्रोवाइजो दिया हुआ है कि अगर आपको सेल टैक्स में अगर आपने ये टैक्स दे दिया है तो फिर इनकम टैक्स में नहीं पड़ेगा, अगर इनकम टैक्स में दे दिया तो फिर सेल टैक्स वाले में आइदर वन, दोनों में से एक देना है, और वो दोनों एक टैक्स जो है वो दोनों लायबिलिटी को कवर करेगा। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, अबीब साहब उसे स्किप कर गए थे, वो ये है कि ये ना समझे कि अगर आपने बिलों पर टैक्स दे दिया तो आपने रिटर्न फाइल नहीं कर दी, उसके लिए पूरा लॉ आ रहा है और उसके लिए पूरा जनरल ऑर्डर आएगा जिसके तहत मैकेनिज्म आएगा कि रिटर्न कैसे फाइल करनी, वेल्थ सेटलमेंट कैसे फाइल करनी, उसकी इनकम कैसे लेनी, इनकम कंप्यूट कैसे होनी। तो ये सिर्फ ये नहीं कि 3000 रुपये महीना दिया टैक्स और जान छूट जाएगी, इसके ऊपर रिटर्न जानी है, उसका फॉर्म आएगा, सारा कुछ आएगा। तो ये एक वन साइड ले लिया। अगर आपको इनकम टैक्स की बात में 235A के नीचे लग के आ गया तो फिर सेक्शन 9 वाला नहीं लगेगा, अगर 9 वाला लग गया तो फिर 235A वाला भी लगेगा, और ये एक लायबिलिटी दोनों को कवर करेगा।
आखिरी सवाल जो आज यहाँ पे डिस्कस नहीं हुई वो बात वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से और हमारे ग्रुप पे डिस्कस होती रही है कि जो मैं वो साथ नोटिफिकेशन लाया हूँ कि उन्होंने 30 जून को जो रिटर्न नोटिफाई की है उसमें रिफंड एडजस्टमेंट प्रीवियस ईयर का जिक्र वो आपको पता है कि लेकिन आईआरएस पे जो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म अपलोड किया वो नहीं है, तो क्या हम इस पे ऐसा तरीकाकार बना सकते हैं जैसे लाहौर हाई कोर्ट में सेक्शन 7E के ऊपर रिट हुई है जिसके अंदर वो रिट तो कर सकते हैं 4 अगस्त है। वजह बता दूं ना, वो ये है कि जो आज से बोर्ड ने एनालिसिस किया था रिटर्नों का और उसमें उन्होंने बताया था कि इतने बिलियन रुपीस के लोगों ने प्रीवियस ईयर के रिफंड एडजस्ट किए, तो उसकी बेस पर 3 तरह की कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी। नंबर 1 डायरेक्ट 138 के नोटिस इशू कर दिए उन्होंने उस अमाउंट के। नंबर 2 221 के नोटिस इशू कर दिए। नंबर 3 122(5)A इशू कर दिया था। अब उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि वो 138 जितना हुआ हम लोगों ने सारी रेटें करके सारा फंसा दिया उनका, 221 भी उड़ गया उनका, अब रह गया 122(5)A और 122(5)A भी नहीं हो सकेगा। लेकिन उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने इस साल वो कॉलम ही ख़त्म कर दिया कि प्रीवियस ईयर रिफंड एडजस्ट कर ही नहीं सकते आप रिटर्न। अल्टीमेटली रूल्स में तो कोई तब्दीली नहीं रूल में तो तब्दीली नहीं, लेकिन आईआरएस पे उन्होंने कर दी, रूल में नहीं तब्दीली, उसको चैलेंज करें वो खिलादा बात है। लेकिन उन्होंने फर्दर टाइम बिंग इसको प्लग इन कर दिया कि आप पिछला रिफंड एडजस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट रेटेड है बेसिकली आईटी कंपनी जीरो रेटेड है। जीरो रेटेड तो नहीं है, 0.25 रेट है ना। नहीं रिड्यूस रेट है ना, जीरो रेटेड में रिड्यूस रेट है। जालिब माइक करीब करके बात करें। जी 0.25 है, तो उस पे क्या 4C अप्लाई होगा या नहीं? 4C तो अब उन्होंने सारी इनकम कवर कर दी ना। हर वो इनकम जहां आपका इनकम स्लैब जो है 15 करोड़ से ज्यादा होगा तो 4C अप्लाई होगा। रिकॉग्निशन रूल जो है क्वेश्चन रिपीट कर दें आपका कहना ये नहीं, मैं समझ गया माइक पे ताकि बाकी लोग कुछ क्या कह रहे हैं, दोबारा क्वेश्चन बनाए ना क्या कह रहे हैं। भाई माइक पे जरा क्वेश्चन रिपीट कर दें ऊंची आवाज में। जो 37(4) है ना वो ख़त्म हो गया, जिसमें एक्विजिशन आ रही थी, डेट ऑफ एक्विजिशन थी, इनहेरिटेंस की या गिफ्ट की या 3-4 और चीज़ें थी। अब ये ख़त्म हो गया, डेट ऑफ एक्विजिशन सबका कहना था जी ख़त्म हो गया, अब सारा ही टैक्स होगा। लेकिन 79 जो है वो कहता है कि जी नॉन रिकग्निशन रूल जो है कहता है जी नो गेन और लॉस इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस है या गिफ्ट है या 3-4 चीज़ें उसमें वही वाली हैं जो 37(4) में उन्होंने डाली हुई थी। नहीं, लेकिन 37(1)A में से उसको निकाला नहीं ना, चार्ट तो 37(1)A में हो रहा है ना, वहाँ गिफ्टेड प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी सब की सेल का गेन जो है वो टैक्सेबल है। उसमें जो बेनिफिट था कि कास्ट माइनस होती थी वो निकाल दी, उस लिहाज से वो टैक्सेबल है। उसमें मेरे ख्याल में जो किया है उन्होंने कि जो उस वक्त जो नॉन रिकग्निशन जब आप इनहेरिट करते हैं उस वक्त कुछ नहीं है, लेकिन जब आप सेल करेंगे तो गेन उस वक्त होगा और उस गेन पर टैक्स कर दिया। एक प्रॉपर्टी आप गिफ्ट दे रहे हैं, एक प्रॉपर्टी आप इनहेरिट कर रहे हैं, उसकी तो कोई टैक्सेशन नहीं। लेकिन जब वो प्रॉपर्टी आप सेल करने जाएंगे तो सेल के लिए वो जो बेनिफिट था सेक्शन में मौजूद कि जी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन फेयर मार्केट वैल्यू आपकी कास्ट हो वो खत्म हो, तो अब आपकी कास्ट वो होगी जो उस एसेट की ओरिजिनल कास्ट, और जो सेल है उसका डिफरेंस जो है वो कर देंगे ना उसका। इसमें 3rd शेड्यूल के आइटम पे भी सेल टैक्स विथहोल्डिंग आ गई है ना सर, इससे तो बहुत सारे सेल टैक्स रिफंड बनने शुरू हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे या इस तरह, इसका क्या सर? असल में मसला ये है ना कि ये करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये होता है कि विथहोल्डिंग करने से, जिस तरह इनकम टैक्स में है कि हर चीज़ में विथहोल्डिंग, गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि हमारा टैक्स प्योर हो। इसी तरह सेल टैक्स में इनिशियली विथहोल्डिंग का कंसेप्ट आया, बाद में उन्होंने उस पर काफ़ी चीज़ों को एग्जाम कर दिया। उस एग्जाम होने से नुकसान ये हुआ कि सेल टैक्स देने वाले कितने लोग देते ही, तो उनका मकसद ये है कि आप 3rd शेड्यूल आइटम हो या जो मर्जी हो, एक दफ़ा विथहोल्डिंग कर ले, हमें टैक्स मिल जाए, लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या नहीं करते ना करें, लेकिन हमारा टैक्स क्यों हो। वो आपकी बात दुरुस्त है, बहुत सारे लोगों का रिफंड्स के केसेस बनेंगे, रिफंड नहीं बनना, लेकिन 3rd शेड्यूल वालों में सूरत में रिफंड बनेगा। आपका बिल्कुल सही बात। देखिए इसको क्या
आगे करके लिटिगेशन आएगी उसमें पता चलेगा। बात है कि थर्ड शेड्यूल वालों की इनपुट और आउटपुट सेम होती है तो उसकी भी होल्डिंग करेंगे तो वो कहाँ जाए? उसके ऊपर की जो क्लासेस हैं जिसमें टेलीकम्युनिकेशन है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जी सर, तो वो ये सारी वो तो देखे ना, अब इन्होंने कर दिया कि जी इलेक्ट्रिसिटी पर भी विथहोल्डिंग होगी, टेलीकम्युनिकेशन। क्या आईएसओ का बिल मेरा 10,000 का आएगा तो मैं उसको विथहोल्डिंग करूँगा? मैं बिल ही नहीं पे कर सकता। मेरा टेलीफोन का या मोबाइल का बिल आता है, उस मोबाइल में से मैं विथहोल्डिंग कर ही नहीं सकता, बगैर विथहोल्ड का उनको पेमेंट ही नहीं हो सकती। तो ये होगी या ये सबसे विड्रॉ जो एक्सक्लूजन है वो एक्सक्लूड करके जो एसेट बचेंगे उसकी आप वैल्यूएशन करेंगे। उस वैल्यूएशन में से 2 करोड़ 50 लाख रुपया उन्होंने कहा एक्सक्लूड होता है, माइनस होता है। एक्सीडिंग 2 करोड़ 50 लाख, मेरी इंटरप्रिटेशन ये है, हबीब साहब अदरवाइज इसको समझ रहे हैं, लेकिन मेरे मुताबिक तो ये है कि अगर 5 करोड़ वैल्यू बनी है आपकी तो 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ माइनस होगा। ये उसी तरह है जैसे पहले वेल्थ टैक्स में एग्जम्पशन होती थी, 10 लाख की एग्जम्पशन होती थी, उसमें भी सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस और सारा कुछ एग्जम्प्ट होने के बाद भी 10 लाख की एग्जम्पशन होती है। तो उसी तरह ये है कि 2.5 करोड़ तक एग्जम्प्ट होगा। अगर 5 करोड़ वैल्यू बनी है तो 2.5 करोड़ एग्जम्प्ट हो जाएगा, 2.5 करोड़ पर आपने टैक्स देगा। अच्छा सर, इसमें जो है एक कैपिटल एसेट है वो यानी एग्जाम्प्ट है, तो वो हर साल यानी चेंज होता रहेगा या वो फिक्स हो जाएगा? नहीं, ये तो आपको ऑप्शन दिया, एक साल आपने एक एसेट की एग्जम्पशन ली, दूसरे की भी ले सकते हैं, उसको टैक्स करवा लें, दूसरे को एग्जाम कर सकते हैं। तो सर जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है उसमें ये है कि वो आपकी यानी ज़र इस्तेमाल होना चाहिए, तो क्या उसमें जब तक यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स नहीं देंगे वो प्रूफ नहीं होगा कि वही सबसे बड़ा प्रूफ है ना कि वो आपकी कल्टीवेटेड लैंड है। अगर आपकी कल्टीवेटेड लैंड है तो उसके ऊपर आजकल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स दिया होगा तो आपको यहाँ वो एग्जम्पशन मिलेगी, अगर नहीं दिया होगा तो टैक्स हो जाएगा। और अगर किसी की बंजर जमीन है और वो रकबा पड़ा हुआ है वो नहीं, वो टैक्सेबल है। और अगर सर वो जमीन आ गया हमने फिर वो उस पर दिए वो ठेके पर, तो क्या वो फिर किराए पर कंसीडर होगी? वो तो किराए पर चलेगी। लेकिन सर वो भी तो एग्रीकल्चर इनकम है और वो यानी एग्रीकल्चर इनकम मुझे पहले यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट में यानी वो डिक्लेयर कर वही है। हाँ, तो जहां आप ये साबित कर देंगे कि वो कल्टीवेटेड है या बंजर के बावजूद उससे आप इनकम अर्न कर रहे हैं और उस पर एग्रीकल्चर टैक्स दे रहे हैं तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। मतलब आप लिखेंगे प्लॉट नंबर फलां तो फिर इमूवेबल टैक्सेबल हो गया। मेरा सवाल हाफिज साहब से है एज अ लीगल प्रैक्टिशनर। सर थैंक यू सर क्वेश्चन ये है, जैसे अभी ये 7E को चैलेंज किया हुआ है, जैसे अभी लोग रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, मतलब वो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ उन्होंने रेज किया है कि प्रोविंशियल और 18th अमेंडमेंट के बाद जो क्वेश्चन है, इस पे आपकी क्या एडवाइस है जो लोग रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, वेदर दे शुड वेट टिल दी 4th of August और व्हाट दे शुड डू? बिकॉज अगर वो ख़त्म हो जाता है तो फिर जिन्होंने फाइल कर दिया उनका क्या होगा? तो आपकी एज ए प्रोफेशनल एडवाइस फॉर दी रिटर्न फाइलिंग पर्पस क्या होना चाहिए? देखिए जी, मैं तो जो आप लोग भी देखेंगे, मेरे हिसाब से तो शायद 1-2-4% लोग होंगे जो 7E को इन्वॉल्व करते हुए वो फर्दर टैक्स चार्ज करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि टैक्सेबल तो है सेक्शन 3 के हिसाब से। फर्दर टैक्स है उसको तो फर्दर टैक्स है। सर अगर सप्लाई चेन में वो 17% नहीं लगा रहा, फार्मा सेक्टर का आपका क्वेश्चन है, तो फिर वो 3% चार्ज करेगा? की बात कर रहे हैं सर फार्मा फार्मास्यूटिकल का तो रेट ही 1% हो गया ना। सर फर्दर टैक्स वो नॉन लगेगा, क्योंकि सेक्शन 1A के नीचे सेक्शन 1B है ना, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो फिक्स में है, जो आगे सब सेक्शन लिखे हैं उन सारों पे फर्दर टैक्स है इसमें। लेकिन आगे जब डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जो आपका वो आपसे आगे जब सब्सिट्यूट करेगा तो क्योंकि पीछे तो वो सारा कुछ होगा, उसके लिए नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो भी रजिस्टर्ड है, सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है और आगे सप्लाई कर रहा है तो फिर उस पे भी लगेगा। सर डिस्ट्रीब्यूटर अगर रिटेलर को दे रहा है और वो रिटेलर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, मैं इसमें थोड़ी वजाहत कर दूं कि फार्मास्यूटिकल था ये साथ थोड़ा सा इसी तरह का सेशन जो हमारा हुआ है वो करते हैं। तो फराज भाई का पैगाम मैं सबको पहुंचाऊंगा, जो दोस्त जाना चाहता है भरपूर उसमें शिरकत करे। शाम 7 बजे वो शुरू होगा। इसके साथ मैं तमाम पैनलिस्ट, तमाम ऑनरेबल गेस्ट सबका बहुत मशकूर हूँ। आप लोगों ने
रिकॉर्ड आमद करके आपने इस बार को मजबूत किया है। अब मैं गुजारिश करूंगा कि आप खाने के लिए जाएं, फ्रंट रो पे जो बुज़ुर्ग बैठे हैं वो मौजूद रहें और पैनलिस्ट भी बैठे रहें, उनको सर्व इधर किया जाएगा खाना। आप सब थोड़े छोटे भरा और मोमेंटो जो है। अच्छा आखिरी बात, 1 मिनट, रोटी खुल गई है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, और रोटी खुल गई, 1 मिनट रोटी खुल गई है। एक ग्रुप फोटो होगी, ग्रुप फोटो बाहर लॉन में जाके, ये सारा 200-250 दोस्त है उसमें होगा। एक ग्रुप फोटो के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, ना जाना, थोड़ी मेहरबानी। वेट कीजिएगा सर। थैंक यू ऑफिसर जी साहब आपके टाइम के लिए। सर कैमरा साइड। ओके रेडी। ओके यस। एक बेटा एक तस्वीर ये लेनी एक वो आपने वेट वेट आसान काम कैमरा साइड। पूरा राउंड ले जाओ। आ जाओ वापस वाइट से आते जाओ। जब इससे आप